गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने उपभोग फलन में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, अल्पकालीन उपभोग फलन और दीर्घकालीन उपभोग फलन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण घटकों, एक है व्यक्तिनिष्ठ घटक और दूसरा है वस्तुनिष्ठ घटक, उन तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो जो उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले व्यक्तिनिष्ठ घटक हैं उनको हम मनोवैज्ञानिक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये तत्व मानव प्रवृत्ति की वैज्ञानिक विशिष्टताओं, मानवीय व्यवहार, सामाजिक रीति रिवाज, आदतों तथा व्यावसायिक संस्थाओं और सरकारों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अल्पकाल में इनमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि कोई महत्वपूर्ण या असामान्य स्थिति उत्पन्न न हो जाए। अतः अल्पकाल में उपभोग फलन रेखा का जो ढलान है वो प्राय स्थिर रहता है। ये जो तत्व हैं इनका संबंध उपभोक्ताओं की मनोदशाओं से होता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि कुछ उपभोक्ता स्वभाव से ज़्यादा खर्चीले होते हैं और कुछ मितव्ययी प्रकृति के होते हैं और वे बचत में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये उनके स्वभाव में होता है। तो मनोवैज्ञानिक दशाओं में हम इन बातों को सम्मिलित कर सकते हैं कि जैसे सावधानी या सुरक्षा बरतने की प्रकृति, दूरदृष्टि, ज़्यादा हिसाब लगाने की प्रकृति, स्वतंत्र प्रकृति या कंजूसी प्रकृति, इन कारणों से वो बचत या खर्च का निर्णय लेते हैं। इसके साथ ही वो जो व्यक्तिनिष्ठ घटक हैं वो व्यवसायिक या उद्यमी की मनोदशा जो व्यवसाय की मनोदशा उसको भी प्रभावित करते हैं। अर्थात व्यवसायी या उद्यमी भी अपनी मनोदशा के कारण खर्च एवं बचत के निर्णय लेते रहते हैं। इनके निर्णयों का मजदूरी व लाभांशों के भुगतानों पर प्रभाव पड़ता है। निवेश के निर्णय भी व्यवसायों की प्रकृति से प्रभावित होते हैं। अर्थात जो उनके व्यावसायिक कार्य करने, उनके विस्तार करने, अधिकाधिक तरल साधनों और परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु या अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि या आय में वृद्धि हेतु या अपने व्यवसाय और सरकारी कामकाज में वित्तीय दूरदर्शिता उत्पन्न करने की दृष्टि, अर्थात ये सब जो हैं ये हमारी उपभोग की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। अब जो व्यक्तिपरक तत्व हैं इनके अलावा उपभोग खर्च पर जो हमारे वस्तुपरक तत्व हैं इनका भी प्रभाव पड़ता है। वस्तुपरक तत्व ये बाह्य तत्व हैं जो तेज़ी से बदलते रहते हैं और उनमें होने वाले तीव्र परिवर्तनों से उपभोग प्रवृत्ति में भी महत्वपूर्ण बदलाव या विचलन की संभावना प्रबल होती है। अब जो ये वस्तुनिष्ठ घटक हैं, ये जो बाह्य तत्व हैं, इनका हम विश्लेषण देखते हैं। जैसे पहला है भावी संभावना या प्रत्याशाएं। जब निकट भविष्य में जो आमदनी और कीमतों के संबंध में जो संभावनाएं हैं उनका हमारी वर्तमान उपभोग पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। निकट भविष्य में यदि हमें लगता है युद्ध का भय है, वस्तुओं की दुर्लभता की प्रत्याशा प्रबल है या फिर कीमतों में वृद्धि की संभावना है, तो जो लोग हैं वो अधिक खर्च करके, अधिक व्यय करके वस्तुओं का संग्रह करने लग जाते हैं। अर्थात हमारा उपभोग व्यय बढ़ जाता है। लेकिन इसकी विपरीत यदि जो भविष्य में कीमतें घटने की संभावना है, उत्पादन बढ़ने या अभाव की जो स्थितियां हैं वो समाप्त होने की संभावना है, तो हमारा वर्तमान उपभोग व्यय घटने की प्रवृत्ति होगी और जो हमारा उपभोग फलन है वो नीचे की ओर सरक जाएगा। इस प्रकार कीमतों के संबंध जो हमारी भविष्य की जो संभावना है उनका वर्तमान उपभोग पर प्रभाव पड़ता है। जो उपभोक्ता है वो वेट एंड वॉच, अर्थात इंतज़ार करो और नई स्थिति को देखो कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति उनमें होती है जो उनके उपभोग को निरंतर प्रभावित करती है। फिर है आय या धन का समान वितरण। आय और धन के वितरण के अधिक समान होने की स्थिति में वर्तमान उपभोग में
वृद्धि की दशा होती है, क्योंकि जो धनी लोग हैं उनकी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति नीची होती है निर्धन लोगों की अपेक्षा। इसलिए जब आय या धन का जो हस्तांतरण है वो धनी से निर्धन वर्ग की ओर होगा तो देश में एमपीसी बढ़ती है और उससे उपभोग में वृद्धि होती है। इसलिए जब देश में प्रगतिशील करारोपण प्रणाली, आयकर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था या न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था अपनाई जाती है तो जो आय का हस्तांतरण है वो धनी वर्ग से अपेक्षाकृत या जो कम संपन्न वर्ग है उससे निर्धन वर्ग की ओर होता है और उससे समाज में या अर्थव्यवस्था में उपभोग के बढ़ने की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर है तरल संपत्ति धारण। अर्थव्यवस्था में जब लोगों के पास बचत खातों, सरकारी ऋण पत्रों या नकद शेष के रूप में परिसंपत्तियों की, तरल परिसंपत्तियों की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होगी। इसकी विपरीत स्थिति उत्पन्न होगी। इसके साथ ही तरल परिसंपत्तियों की मात्रा जितनी अधिक बढ़ेगी उपभोग व्यय के बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक मानी जाएगी। इन तरल परिसंपत्तियों में हम नकद राशि, बैंक में जमा राशि या सरकारी बॉन्ड को ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी सोना चांदी है, जो हमारा भवन है, ये परिसंपत्ति उतनी तरल नहीं मानी जाती। फिर भी उपभोक्ताओं के पास इन तरल परिसंपत्तियों की मात्रा का उनके उपभोग पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और यदि कम आय वाले लोगों के पास में इस प्रकार की तरल परिसंपत्ति है तो फिर उनकी एमपीसी अधिक होने के कारण उनका उपभोग बढ़ेगा। फिर ब्याज की दर। ब्याज की दर का बचत पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि ब्याज की दर बढ़ने से बचत बढ़ती है और उससे उपभोग में कमी होती। इसके विपरीत यदि ब्याज की दर कम हो जाए तो बचत की मात्रा घट जाएगी और उपभोग में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। आजकल कम ब्याज की दर पर बाजार में उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध की जाती है तो जो ग्राहक है वो इनको खरीदने को लालायित हो जाता है और उपभोग में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही साथ ब्याज दरों में परिवर्तन का जो प्रभाव है वो अलग अलग वर्गों की उपभोग प्रवृत्ति पर अलग अलग होता है। अब है साख की उपलब्धि। देश में उधार की सुविधा पाए जाने पर और इसके बढ़ने पर जो है उपभोग में वृद्धि की संभावना बढ़ती है। जो हमारी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जैसे कार, स्कूटर या जिसको हम ये कह सकते हैं जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनको किश्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर देश में निजी उपभोग को बढ़ाने में मदद मिली है। साख की सुविधा नहीं मिलने से जो उपभोग व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उपभोक्ता जो साख है वो सस्ती और सुविधाजनक शर्तों पर उपलब्ध होती है तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। फिर आता है सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन। सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन का जो प्रभाव है वो उपभोग प्रवृत्ति पर पड़ता है कि जहाँ एक और कीमतों में वृद्धि होने पर जो बेलोचदार मांग वाली वस्तुएं हैं उन पर उपभोग व्यय बढ़ता है और कीमतों में कमी होने पर जो लोचदार मांग वाली उपभोग वस्तुएं उन पर व्यय बढ़ जाता है। फिर आता है राजकोषीय नीति। सरकार की जो राजकोषीय नीति है अर्थात कर नीति और व्यय नीति में वो परिवर्तन करके उपभोग को प्रभावित कर सकती है। प्रत्यक्ष करों में कमी करके सरकार जो व्यक्तिगत खर्च लायक जो आय है उसको बढ़ा के उपभोग को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी कार्यों पर व्यय जो किया जाता है उससे आमदनी के जो वितरण है उसको बदल करके भी वो उपभोग को बढ़ा सकती है। अर्थात
एक और वो करारोपण के कारण खर्च योग्य आकार में कमी से उपभोग प्रवृत्ति घटेगी, और दूसरी ओर जो सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम हैं उन पर व्यय करने से उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। फिर है आय अर्जन का स्वरूप। प्रोफेसर ड्यूजनबरी ने बताया था कि उपभोग प्रवृत्ति केवल किसी व्यक्ति की आय के निरपेक्ष स्तर पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि जो है वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि समूचे आय वितरण में उसकी सापेक्षिक आय कितनी है। इसके साथ ही सामान्यतः मनुष्यों में जो धनी व्यक्ति हैं उनसे होड़ करने की प्रवृत्ति भी होती है और उनसे आगे बढ़ने का भी प्रयास करते हैं। तो इसके कारण भी, इस प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण भी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है, और साथ ही साथ उपभोग का जो स्तर है वो न केवल वर्तमान आय से प्रभावित होता है, वरन उसकी जो पिछली उच्चतम आय की जो परिकल्पना थी उस पर भी निर्भर करता है। इसीलिए जो व्यक्ति है वो यदि किसी एक विशेष आय स्तर पर जीने का आदी हो गया तो मंदी काल में या आय स्तर में गिरावट होने पर वो नीचे स्तर पर नहीं जाना चाहेगा, अर्थात वो अपने पुराने ही उपभोग स्तर को कायम रखना चाहेगा। इसके कारण जो अल्पकाल में जो हमारा उपभोग है उसमें या जो उपभोग प्रवृत्ति उसमें स्थिरता बनी रहने की प्रवृत्ति पाई जाती। फिर है बचतों के प्रति मनोवृत्ति। जब देश में लोग उपभोग को, वर्तमान उपभोग को भविष्य में जो उपभोग है उसकी तुलना में ज़्यादा वरीयता या प्रधानता देते हैं तो वर्तमान में उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और जो हमारा उपभोग फलन है वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा। लेकिन यदि लोग भविष्य के उपभोग को वर्तमान उपभोग की अपेक्षा वरीयता देंगे तो भावी बचत की इच्छा के कारण जो वर्तमान में हमारी उपभोग प्रवृत्ति है वो घट जाएगी। फिर आता है व्यापार चक्र का प्रभाव। उपभोग पर व्यापार चक्र का प्रभाव भी पड़ता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि आर्थिक मंदी के समय जो उपभोग का स्तर है वो नीचे हो जाता है और आर्थिक उत्थान या तेजी के समय इसका स्तर ऊंचा हो जाता है। तो इस प्रकार जो उपभोग की मात्रा है वो आर्थिक उतार चढ़ावों से प्रभावित होती है। फिर है जो हमारी कंपनियां हैं वो अपनी वित्तीय नीतियों में परिवर्तन करके भी उपभोग को प्रभावित कर सकती है। तो जब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अधिक लाभांश वितरित किया जाता है तो उनकी आमदनी बढ़ जाती है और वो अधिक खर्च करने की स्थिति में हो जाते हैं। लेकिन जब लाभांश कम वितरित करें या फिर जो मुनाफा है उसको ज़्यादा मात्रा में कंपनी अपने पास रोक कर रख ले तो इसके कारण जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उपभोग बढ़ाने में कठिनाई हो सकती है या उपभोग जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो निगम लाभ और जो लाभांश भुगतानों के बीच जो अंतराल है वो जितना अधिक होगा उतनी हमारी उपभोग प्रवृत्ति कम होगी। इसके अलावा भी कुछ अन्य फैक्टर्स हैं जैसे जनसंख्या का आकार, रचना या उसकी जो वृद्धि दर है वो यदि अधिक होगी तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके साथ ही संपत्ति का जो स्वरूप है यदि वो तरल है और उसकी मात्रा यदि अधिक है तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। और जिन वस्तुओं के उपभोग के लिए विज्ञापन आदि किए जाते हैं उससे भी उपभोग के बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं अर्थात व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ जो घटक हैं ये हमारी उपभोग प्रवृत्ति में कमी या वृद्धि उत्पन्न करते हैं। प्रोफेसर कीन्स ने उनका मानना था कि मंदी काल में उत्पादन, आय या रोजगार को बढ़ाने के लिए हमें निवेशों के साथ साथ उपभोग प्रवृत्ति को भी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। तो हम उपभोग प्रवृत्ति को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? सरकार जो है वो अपनी नीतियों से तो उपभोग को प्रभावित करती ही है। यदि हम लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्तियों को ऊंचा करने के लिए आय का अधिक वितरण जो है अधिक समान किया जाए, मजदूरी एवं लोगों के वेतन, महंगाई भत्ते, बोनस आदि में यथासंभव वृद्धि की जाए अर्थात सामाजिक सुरक्षा का लाभ लोगों को दिया जाए
जो आय का वितरण है वो गरीबों के हित में किया जाए, पुनर्वितरण जो है वो उनके हित में किया जाए, या फिर आम लोगों को जो ऋण की सुविधाएं, जो उधार की सुविधाएं वो बढ़ाई जाए, बैंकिंग व्यवस्था का विकास, जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं उनका विकास किया जाए, उपभोक्ता साख सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही मीडिया में विज्ञापन का सहारा लिया जाए। देश में नगरीकरण या शहरीकरण और परिवहन व संचार आदि का उपयोग करके हम उपभोग में वृद्धि का प्रयास कर सकते हैं। इन सब कारणों से, ये जो सब उपाय हैं, इनसे हम उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। धन्यवाद।